Hello everyone. How are you doing? All great? Good. I'm your special educator and trainer, Mrs. Kiran Ganotra, on our YouTube channel Success Path with the topic of collection of some most expected question for the upcoming exam of CSIR NET 2020 Physical Science. So, let's get started. Our first question is the full scale voltage of an n bit digital to analog converter is V. The resolution that can be achieved in it. Option A is V upon 2 raised to power n minus 1. Option B is V upon 2 raised to power n plus 1. Option C is V upon 2 raised to power 2n. And option D is V upon n. अब इस क्वेश्चन में हमें फुल स्केल वोल्टेज की वैल्यू गिवन है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के केस में वो वैल्यू V है। हमें रिजोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। रिजोल्यूशन का बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला है V फुल स्केल अपॉन में 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और यहाँ पे वोल्टेज फॉर फुल स्केल वो हमारे पास V है, सो दैट मीन्स V अपॉन 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, सो दैट मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Our next question is an electromagnetic wave is traveling in free space of permittivity epsilon naught with electric field E is equal to K E naught cos Q x minus Ct. The average power per unit area crossing planes parallel to 4x plus 3y is equal to 0 will be. Option A is 4 by 5 epsilon naught C E naught square. Option B is epsilon naught C E naught square. Option C is half epsilon naught C E naught square. And option D is 16 upon 25 epsilon naught C E naught square. अब इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है विच इज E इज इक्वल टू K कैप E नॉट कोस Q x माइनस सी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है B इज इक्वल टू E अपॉन सी। अब यहाँ पे B क्या बन जाएगा y कैप E नोट अपॉन सी कोस Q x माइनस सी टी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमें ऊपर E गिवन था उसकी वैल्यू को जस्ट पुट किया है और C से डिवाइड किया है, लेकिन साथ में हमने K कैप की जगह y कैप लिखा है क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हम मोस्टली केसेस में जो E वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को जेड एक्सिस लेके चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को वाई लेके चलते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को एक्स लेके चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, हम इसकी हेल्प से पॉइंटिंग वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं। जो पॉइंटिंग वेक्टर है एस वेक्टर से डिफाइन करते हैं। दिस इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। जो एच वेक्टर है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। एच वेक्टर को हम बी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, रिलेशन होता है बी वेक्टर अपॉन म्यू नोट। तो रिलेशन आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर के लिए बन जाएगा 1 अपॉन म्यू नोट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमारे पास ऊपर ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वैल्यूज गिवन है। जस्ट पुट दिस वैल्यू एंड वी विल गेट द आंसर एक्स कैप E नोट स्क्वेयर अपॉन सी म्यू नोट कोस स्क्वेयर Q x माइनस सी टी। यहाँ पे देखो ऊपर K कैप क्रॉस Y कैप बनेगा, K कैप क्रॉस Y कैप I कैप के इक्वल होता है या X कैप के इक्वल होता है विद नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन एक ऑलरेडी था, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दैट मीन्स S वेक्टर के लिए हमारे पास रिलेशन आ चुका है। हमारा जो एम है वो एवरेज पावर को कैलकुलेट करना है फॉर अ प्लेन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसको फाइंड आउट करने का सिंपल रिलेशन है, वी आर पुटिंग जस्ट दिस रिलेशन दैट इज p इज इक्वल टू s डॉट n कैप। अब n कैप की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, जो हमारे पास एक प्लेन गिवन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इसकी हेल्प से रिलेशन होता है x कॉम्पोनेंट अपॉन में रिजल्टेंट इंटू आई कैप प्लस y कॉम्पोनेंट अपॉन में रिजल्टेंट इंटू जे कैप प्लस z कॉम्पोनेंट अपॉन में रिजल्टेंट इंटू k कैप। यहाँ पे जो x कॉम्पोनेंट है वो 4 है और इनका रिजल्टेंट हम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसका अंडर रूट से कैलकुलेट करेंगे, वो 5 बनेगा। तो हमारे पास n कैप की वैल्यू बनेगी 4 बाई 5 आई कैप प्लस 3 बाई 5 जे कैप।
इसे सॉल्व करके 4/5 ई नॉट स्क्वेयर अपॉन सी म्यू नॉट इंटू 1/2। अब 1/2 कहाँ से आया है? जब भी हम पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से एन कैप को कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा कोस स्क्वेयर इंटू थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमेशा 45 डिग्री का बनता है। कोस 45 1/√2 और जब 1/√2 का स्क्वेयर करेंगे वो 1/2 बन जाएगा। सो दैट मीन्स पी का वैल्यू जो है वो 2/5 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वेयर है। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Proceeding towards the next question. In the rest frame S1 of a point particle with electric charge Q1, another point particle with electric charge Q2 moves with a speed v parallel to the x-axis at a perpendicular distance L. The magnitude of the electromagnetic force felt by Q1 due to Q2 when the distance between them is minimum is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon gamma L square. B is 1/4 pi epsilon naught gamma Q1 Q2 upon L square. Option C is 1/4 pi epsilon naught gamma Q1 Q2 upon L square into 1 plus V square upon C square. And option D is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon gamma L square into 1 plus V square upon C square. अब इस क्वेश्चन में हमें एक फ्रेम गिवन है, S1 फ्रेम है, उसके अंदर एक चार्ज है, वो चार्ज Q1 है। कोई दूसरा चार्ज मूविंग चार्ज Q2 इस रेस्ट फ्रेम के अंदर आता है और वो है Q2 और वो एक v स्पीड के साथ आता है और यहाँ पे वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें यहाँ पे दूसरे चार्ज Q2 के कारण Q1 पे फोर्स क्या एक्ट होगा वो कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमें एक रिलेशन गिवन है कि अगर हम यूज करना चाहते हैं 1/√1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उसकी जगह हम गामा यूज करेंगे। तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ये रेट कर लेते हैं। पहले तो जो हमें रेस्ट वाला फ्रेम गिवन था S1 वो है XYZ वाली डायरेक्शन में, मीन्स हमने जो XYZ कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो रेस्ट फ्रेम के लिए लिए हैं। कोई दूसरा चार्ज मान लो P पॉइंट से आता है और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस X डैश Y डैश और Z डैश ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्ट होगा उसका रिलेशन है ERT इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन L स्क्वायर इंटू में 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 - v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। जब भी हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा ये वाला रिलेशन होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल आया है वो हर एक डायरेक्शन के, या हम ये कहें कि एक्स वाली डायरेक्शन जिसके पैरेलल वो मूव कर रहा है वो बाकी सब डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट द एंगल थीटा विल बी 90 डिग्री इन दिस सिचुएशन। तो अगर हम साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो सॉल्व करके हमारे पास बन जाएगा ऊपर Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में L स्क्वायर अपॉन में ही है ये, और वहां पे इंटू में 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे रेज टू पावर 1 है, नीचे 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, पावर 1 कैंसिल हो जाएगी और नीचे 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 रिमेनिंग रह जाएगा और इसकी जगह हमने गामा पुट कर दिया। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गामा इंटू में L स्क्वायर हो जाएगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। देयरफॉर द फोर्स फेल्ट बाय द चार्ज Q1, फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज ऑलरेडी जो पहले गिवन था वो Q1 था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो दूसरे चार्ज के कारण आया था, तो हमने बस वैल्यूज को पुट किया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गामा Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। So that means option B is correct. Next question is, a rectangular piece of dielectric material is inserted partially into the air gap between the plates of a parallel plate capacitor. The dielectric piece will, option A, remain stationary where it is placed, option B, be pushed out from the gap between the plates,
Option C, be drawn inside the gap between the plates and its velocity doesn't change sign. And option D is execute an oscillatory motion in the region between the plates. इस क्वेश्चन के अंदर अब हमें क्या गिवन है, एक हमारे पास कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस किया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करने के बाद उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे क्या इफेक्ट होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर रहे हैं जो कैपेसिटर है उसकी विड्थ A है और उसकी जो लेंथ है वो L है। इसका मतलब यहाँ पे एरिया क्या होगा, वो A इंटू L होगा। अब हम यहाँ पर एक और चीज लेट करके चल रहे हैं, जो हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करवाया है, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो लेंथ है वो हमारे पास x चल रही है। अगर ये वाली लेंथ L है तो रिमेनिंग लेंथ क्या बचेगी, वो L माइनस x हो जाएगी। तो इसका मतलब अब हमारे पास उस प्लेट के अंदर जो कैपेसिटर वाली प्लेट ऑलरेडी गिवन थी उसके अंदर दो चीजें आ चुकी हैं। एक चीज तो एयर के अंदर है, दूसरी चीज उस मटेरियल दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर है। तो इसी कारण से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस फॉर दिस केस। सो दैट मीन्स C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट हमेशा डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं। तो C के लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा एप्सिलॉन A अपॉन D। हमने यहाँ पर एप्सिलॉन इसलिए यूज किया क्योंकि हम जो C1 लेके चल रहे हैं वो आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए सिचुएशन चल रही है। तो एप्सिलॉन एट A होता है एरिया हमारे पास इस केस में A इंटू लेंथ बन रहा है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में लेंथ x चल रही है अपॉन में D, प्लस में जो दूसरा पार्ट है वो एयर वाला पार्ट है। तो एप्सिलॉन नोड A अपॉन D, A की जगह A इंटू L माइनस 6 अपॉन D हो जाएगा। दोनों में से A को कॉमन लिया तो A अपॉन D कॉमन आ जाएगा, तो x एप्सिलॉन प्लस L माइनस 6 एप्सिलॉन नोड। तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आ जाएगी। टोटल कैपेसिटेंस की हेल्प से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर भी होता है, इस रिलेशन का यूज कर रहे हैं। तो A अपॉन 2D इंटू एक्स एप्सिलॉन प्लस L माइनस 6 एप्सिलॉन नोट इंटू V स्क्वायर। जो ऊपर हमारे पास C वैल्यू कैलकुलेट हुई थी उस वैल्यू को सिर्फ हमने यहाँ पे पुट किया। एनर्जी का रिलेशन कैलकुलेट होने के बाद हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्स का रिलेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस DU अपॉन DX। दैट मीन्स जो एनर्जी का रिलेशन होता है उसका विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो A अपॉन 2D ये तो बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ है तो वो नेगेटिव साइन भी बाहर आ गया रिलेशन में क्योंकि था। यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x एप्सिलॉन एज इट इज x का 1 हो जाएगा प्लस L एप्सिलॉन नोड L कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस x एप्सिलॉन नोड x का 1 हो जाएगा। तो आपके पास f के लिए जो रिलेशन बचेगा माइनस C अपॉन 2D एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नोड इंटू V स्क्वायर बचेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे पास फोर्स आया है अब रिजल्टेंट नेगेटिव आया है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जब भी हमने किसी स्लैब को किसी भी कैपेसिटेंस की प्लेट के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो हमेशा उस प्लेट के कारण कैपेसिटेंस की प्लेट के ऊपर एक फोर्स आया। तो इसका मतलब जैसे हमने अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया तो वहां पे फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड थी, लेकिन यहाँ पर अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब दूसरी वाली प्लेट को टच करेंगी तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएंगी। तो हमने तो अंदर की तरफ इसको पुश किया, जैसे इसने दूसरी प्लेट को टच किया तो वो बाहर की तरफ पुश हो जाएगी। इसका मतलब वो अंदर बाहर डायरेक्शन बनती जाएगी, दैट मीन्स टू एंड फ्रो वाली डायरेक्शन बनती रहेगी। इसका मतलब जो प्लेट है वो एक्चुअल में ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। This is all about our today's class. Doubts, suggestions are always welcome. Please like, subscribe and share more and more to get the useful video at a regular interval. Till then, take care of yourself. Thank you.